All the students of class 8 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from life science. The chapter name is physiological process of life and the chapter number is 3. And I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. And this is part 3 and part 2 is already uploaded in our YouTube channel. Let's start this chapter. Part 3, light phase. दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट फेज जो है वो फर्स्ट फेज है फोटोसिंथेसिस का. सेकेंड, लाइट डिपेंड प्रोसेस ऑकर इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्टिड्स. लाइट जो है वो डिपेंड करता है क्लोरोप्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्टिड उसके ग्रेना पे. थर्ड नंबर, इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. और इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है या चेंज हो जाता है. फोर्थ नंबर, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्टिड्स आर एक्टिवेटेड बाय फोटॉन्स. क्लोरोप्लास्टिड जो उसमें कुछ जो ग्रेना है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल्स के रहते हैं और वो क्या होता है, वो एक्टिवेट जब होते हैं तो वो फोटोन के हेल्प से एक्टिवेट हो जाते हैं. द हाईली इनर्जिट इनविजिबल टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सनलाइट. और सनलाइट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा हाईली इनर्जिट मतलब सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स में एनर्जी रहता है वो पार्टिकल्स उसमें मिलता है. फिफ्थ, वाटर एब्जॉर्ब बाय यूनिसेल्युलर रूट्स हेयर्स इज कंडक्टेड टू द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. रूट्स से जो हम लोग को वाटर मिलता है, रूट्स के थ्रू, जो रूट्स का जो हेयर्स होते हैं उसके थ्रू वो क्या होता है वो डायरेक्ट मेसोफिल सेल से कनेक्टेड होते हैं और उसी के थ्रू हम लोग पेड़ में जो पेड़ हरे हरे होते हैं उसी वजह से होता है वो उसके लिप्स से कनेक्टेड रहते हैं और उसी के थ्रू वाटर और लिप्स तक जाता है. Within these cells, water then enters into the chloroplast. और इसी सेल्स के थ्रू वाटर जब वो क्लोरोप्लास्टिड में जाता है, क्लोरोप्लास्टिड्स में थ्रू डिफ्यूज़न. और डिफ्यूजन के थ्रू when this water comes in contact with light activated chlorophyll molecules, जब ये वाटर मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब एक्टिवेटेड होता है मतलब काम करना स्टार्ट करता है, जब इसके साथ कंटेक्ट होता है वाटर तो इट स्प्लिट्स अप इंटू H प्लस एंड OH माइनस आयन. और ये दो भागों में बढ़ जाता है H प्लस एंड OH माइनस आयन में. दिस इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ H2O इंटू H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. और यही एक प्रोसेस है स्प्लिटिंग का वाटर का H प्लस और OH माइनस में. बाय द लाइट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. और जो ये क्लोरोफिल के थ्रू जब होता है तो इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोला जाता है. दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय रॉबिन हिल इन 1937. रॉबिन हिल ने इसे सबसे पहले बताया था और 1937 में. सो इट इज़ कॉल्ड द हिल रिएक्शन और इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है. NADP which acts as a hydrogen acceptor in Hill reaction is called Hill reactant and reagent. NADP जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मतलब हाइड्रोजन को लेता है, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन में लेता है, इसीलिए इसको हिल रिएक्टेंट और रिएजेंट बोला जाता है. यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, H2O से बना है H प्लस OH माइनस. तो सनलाइट और क्लोरोफिल, जब हम लोग H2O पर सनलाइट और क्लोरोफिल डालते हैं देन H प्लस और OH माइनस में ये स्प्लिट हो जाता है. सिक्स्थ नंबर, द लाइट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिबरेट्स और इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन. जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेटेड होता है मतलब काम करना स्टार्ट करता है तब वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को खुद से बाहर निकाल देता है. विच आर टेकन अप बाय द सुटेबल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसके पास वो निकाल करके दे देता है. एनर्जी फ्रॉम द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन इज़ यूज टू कम्बाइन ADP. और एनर्जी जो है वो जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है जब वो लिबरेट होता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसका जो एनर्जी रहता है वो ADP में चला जाता है विथ PI टू फॉर्म ATP. और उससे क्या होता है वो ADP में जा कर के PI के साथ मिल कर के ATP का फॉर्म करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एन एनर्जी रिच कंपाउंड. और ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है
मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये जो प्रोसेस है फॉस्फेट मतलब ऐड करने का, फॉस्फेट ऐड करने का, वो सनलाइट में ही होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसीलिए इसको इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। द इलेक्ट्रॉन्स बाय लूजिंग एनर्जी आइदर रिटर्न टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना एनर्जी जब लूज़ करता है तो वो क्या होता है, वो रिटर्न फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास चले जाता है, सो एज टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल स्टेट आर यूज टू रिड्यूस NADP मॉलिक्यूल्स, और वो फिर रिटर्न उसमें चला जाता है और उसको हम लोग फिर यूज़ करते हैं NADP को कम करने में, अलॉन्ग विथ H+ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और इससे क्या होता है, जब रिड्यूस करते हैं मीन्स हम लोग H+ को रिड्यूस करते हैं, मतलब H+ के साथ उसको लेकर के रिड्यूस करते हैं। और यहाँ एक और रिएक्शन है क्लोरोफिल फोटोन्स, क्लोरोफिल प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, रिड्यूस और स्टेबल फॉर्म। क्लोरोफिल पे जब हम लोग फोटोन देंगे तो उससे क्लोरोफिल जो है वो पॉजिटिव पार्ट में आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। 7th number, the H+ ion formed during photolysis of water and electrons liberated from light activated chlorophyll are used to reduce NADP to form NADPH2। तो H+ आयन को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रॉन, जब वाटर और इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाहर निकलता है क्लोरोफिल से, एक्टिवेटेड जब होता है क्लोरोफिल तब ये जो H+ आयन है इसको हम लोग यूज़ करते हैं NADP को कम करने के लिए और NADPH2 को कम करने के लिए। और इस NADP को अगर कम करते हैं तो NADPH2 बनता है। यहाँ एक और रिएक्शन है NADP प्लस H+ इलेक्ट्रॉन। तो NADP पे जब हम लोग एक H+ देंगे और एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उससे हम लोग का बन जाता है NADPH2। ओके। 8 number, the OH ions formed during फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिएक्ट विथ क्लोरोफिल। OH आयन जब जो है वो फॉर्म्ड होता है जब हम लोग वाटर को रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल के साथ। मॉलिक्यूल प्रोड्यूस OH रेडिकल्स एंड रेड्यूस और स्टेबल, और रेड्यूस करता है और स्टेबल करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को। द OH रेडिकल सब्सिक्वेंटली रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म H2 एंड O2 एज बाई प्रोडक्ट। जो OH रेडिकल्स है वो क्या करता है, वो जब रिएक्ट करता है किसी या खुद से ही रिएक्ट हो जाता है तब वो क्या करता है, वो एक H2O पार्ट्स को प्रोड्यूस करता है और एक O2 पार्ट को प्रोडक्ट करता है। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड इन द एटमोसफियर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एटमोसफियर में लिबरेटेड हो जाता है, मतलब निकल जाता है। एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर रीयूटिलाइज्ड एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसका जो बचा रह जाता है वो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में या रॉ मटेरियल के प्रोसेस में उसको यूज़ कर लेते हैं। OH, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है देखिए, OH माइनस प्लस क्लोरोफिल प्लस से बना है OH प्लस क्लोरोफिल। तो OH जो है वो हम लोग का हाइड्रोक्सिलिक आयन है और क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, मतलब प्लस है ना तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुआ। तो OH प्लस और क्लोरोफिल, तो जब हम लोग ये दोनों का रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों का सेम चीज़ बनता है, बट क्या हो जाता है देखिए यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे OH माइनस नहीं है, यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्सी रेडिकल। तो ये माइनस जब चला जाता है तो क्लोरोफिल जो होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरोफिल प्लस था, यहाँ पे क्लोरोफिल नथिंग, कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेड्यूस और स्टेबल फॉर्म स्टार्ट हो गया। ओके, अब फिर एक रिएक्शन है 4OH, 4 हाइड्रोक्सिलिक आयन लेते हैं, 4 हाइड्रोक्सी रेडिकल से लेते हैं, तो उससे हम लोगों का बनता है 2H2O प्लस O2। तो O2 जो है वो हम लोगों का एटमोसफेयर में चल जा रहा है और 2H2O जो है वो हम लोगों का पानी है, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल फेज लाइट रिएक्शन आर ऑक्सीजन, वाटर, ATP एंड NADPH2। तो हम लोगों का फोटोकेमिकल फेज का जो लास्ट जो प्रोडक्ट्स आता है लाइट रिएक्शन के थ्रू, तो वो होता है ऑक्सीजन, वाटर, ATP एंड NADPH2। सेकेंड डार्क फेज,
दिस इज फेज इज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट, सो इट इज़ कॉल्ड द लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। एज ऑलरेडी स्टेट दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, और इसको C3 साइकिल और केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। It is called light independent phase because it is not directly dependent on light, but it operates with the help of energy rich compounds like ATP and NADPH2 produced during light phase। तो ये जो ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बट ये हेल्प लेता है NADPH2 और ATP का कुछ भी कंपाउंड्स बनाने के लिए या एनर्जी कुछ भी खुद को दिखाने के लिए। तो ये दो चीज़ का यूज़ करता है जो लाइट फेज में बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली लाइट का कुछ इस्तेमाल करता है। सेकेंड नंबर, इट ऑकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये जो है स्ट्रोमा में रहता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसमें। इन दिस थर्ड नंबर, इन दिस फेज द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नेचर एंड द कॉम्बाइन इट विद रिबोलोस बाइसफॉस्फेट। तो इस फेज में क्या होता है ना कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर से लेते हैं और उसके साथ वो लोग राइबोलोस बाइसफॉस्फेट भी लेते हैं, RUBP और 5 कार्बन शुगर, और इसको 5 कार्बन शुगर भी बोला जाता है। टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स, इससे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं ऑफ फॉस्फोलिसरिक एसिड। फॉस्फोलिसरिक एसिड का इससे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं। द लैटर इज़ द फर्स्ट स्टेबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, और ये जो लैटर है ये फर्स्ट स्टेबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है। दिस प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाय RUBISCO, और ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल्ड होता है RUBISCO से, जिसका पूरा नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, विच इज़ द की इंजाइम फॉर CO2, और ये जो है ये की है इन CO2 फिक्शन इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट, और ये जो है इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में जाते हैं। रोल ऑफ RUBISCO, इट हेल्प्स इन CO2 फिक्शन एंड कन्वर्ट रिबोलोस बाइसफॉस्फेट टू द 3 कार्बन शुगर फॉस्फोलिसरिक एसिड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट, तो इस जो फर्स्ट टेबल जो होता है उसको फॉस्फोलिसरिक एसिड भी बोला जाता है, और द लेटर इज़ द फर्स्ट स्टेबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, और जो पहला स्टेबल जो होता है उसको फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाय RUBISCO, और ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है RUBISCO से, और विच इज़ द की एंजाइम फॉर CO2 फिक्शन इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, और ये जो है CO2 को ग्रीन प्लांट्स में हेल्प करता है ले जाने में। रोल ऑफ RUBISCO, इट हेल्प्स इन CO2 फिक्शन एंड कन्वर्ट रिबोलोस बाइसफॉस्फेट टू द 3 कार्बन शुगर फॉस्फोलिसरिक एसिड। तो ये जो है ये CO2 को कन्वर्ट करता है रिबोलोस बाइसफॉस्फेट और 3 कार्बन शुगर फॉस्फोलिसरिक एसिड, और तो ये दोनों को बनाने में हेल्प करता है। फोर्थ नंबर, द PGA इज़ देन reduced of phosphoglyceraldehyde with the help of ATP and NADPH2 generated in the light phase। और ये जो PGA जो है वो क्या करता है, वो reduce करता है PGALD को ATP और NADPH2 के हेल्प से। Fifth number, a portion of PGALD molecules later condensed to produce glucose through the formation of different intermediate products। और जो PGALD है वो क्या होता है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर के वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, जो प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है। 6th number, the remaining PGALD
molecules are used to regenerate RUBP so that the process can continue of its own. और जो PGALD मॉलिक्यूल्स है वो फिर क्या करता है, वो फिर से रिजनरेट करता है, मतलब फिर से उसको प्रोडक्ट करता है RUBP को, और इसीलिए ये प्रोसेस हमेशा खुद से ही होते रहता है. The dark phase is also called carboassimilation process in which RUBP act as CO2 acceptor. और डार्क फेज जो है उसको कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस भी बोला जाता है, जो CO2 एक्सेप्ट करता है. सिग्निफिकेंस, it is because of photosynthesis only life is possible in this world. The different significance of photosynthesis are follow. यहाँ पे कुछ photosynthesis का बताया गया सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट नंबर, इंट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी. द सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन पार्टिकल्स इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ATP एंड reduce NADP molecules. Finally, it is stored as chemical energy in the form of glucose molecules. This energy can be transferred from the plants to animals. ये जो एनर्जी है ये फोटोसिंथेसिस में होता है, और ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटोन पार्टिकल्स जो रहते हैं वो पहले काइनेटिक एनर्जी में रहते हैं, उसके बाद वो उसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देते हैं ATP और NADP मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके. और बाद में क्या होता है कि इसका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है, और इसमें मतलब केमिकल जो होता है केमिकल पार्ट्स, उसमें कहीं पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. तो और ये एनर्जी जो होता है ये ज़्यादातर प्लांट्स से एनिमल्स लोगों में ट्रांसफ़र किया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ फूड. फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज. इट इज़ लेटर कन्वर्टेड टू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plant body like root undergo modified stream fruit and seed. This food is consumed by other animals including man. The carnivorous animals derive energy from herbivorous animals. In this way all the animals are directly or indirectly dependent on the photosynthesis of their food supply. और फोटोसिंथेसिस जो है, और वो जब ग्लूकोज को प्रोडक्शन करता है ग्लूकोज का, तो उस वजह से क्या होता है, जो स्टार्च जो होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के स्टोर्ड हो जाते हैं, लाइक रूट, अंडरग्राउंड, मॉडिफाइड स्टीम, फ्रूट एंड सीड्स. और ये जो है ये एनिमल्स में भी होते हैं और मैन में भी होते हैं, मतलब इंसानों में. द कार्निवोरस एनिमल्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम द हर्बीवोरस एनिमल. कुछ जानवर होते हैं जो कोई भी चीज़ जस्ट पेड़ पौधा शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं. तो जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधा खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उसमें से क्या होता है कि जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन जानवरों को खा लेते हैं. तो उस वजह से क्या होता है, जो पेड़ का जो ग्लूकोज है वो जानवर लोग खाए, और उससे वो जानवरों लोगों ने खाया उसको, तो वो उन लोगों में भी गया. तो ये डायरेक्टली नहीं होता बट इनडायरेक्टली ये होता है. Balance of O2 and CO2. All living organisms utilize oxygen for nature during respiration and release carbon dioxide. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं नेचर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. In this way the concentration of oxygen gets reduced in nature and CO2 concentration is increased. और इस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन जो होता है कम जाता है और CO2 जो होता है वो बढ़ जाता है. बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द नेचर एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CO2 इज़ रिटर्न बैक. और जो नेचर है वो हम लोगों का क्या करता है, जितना अमाउंट में हम लोग CO2 देते हैं वो उतना अमाउंट में ले लेता है और उतने ही अमाउंट में O2 प्रोड्यूस करता है. दस द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 इज़ मेंटेन इन नेचर. और हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर के ही हेल्प से CO2 और O2 का बैलेंस पूरा सेम होता है. Four-way carbon traffic. The different ways by which green plants fixes carbon dioxide and produce different sugar molecules is called four-way carbon traffic. जो प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं फोर-वे कार्बन ट्रैफिक. दे आर C2, C3, C4 एंड CAM. Carboxylation acid metabolism and their brief description is given below. ये चार जो होते हैं ये फोर वे कार्बन ट्रैफिक के होते हैं और इनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आइए पढ़ लेते हैं. CO2 पाथवे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन. और ये जो प्रोसेस है CO2 पाथवे वो उसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोला जाता है. इट ऑकर्स इन एनी ग्रीन plant except C4 or CAM plants.
तो ये किसी भी ग्रीन प्लांट्स में हो जाता है, लेकिन सिर्फ C4 और CAM में नहीं होता है। It occurs in the presence of higher concentration of oxygen due to the dual nature of the RUDP carboxylase and as oxygenase। तो ये जो है ये ज़्यादातर ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन रहता है तब होता है, और इस ये जो है ये डुअल नेचर होता है। तो इसका RUDP कार्बोक्सिलेज और एस ऑक्सीजनेस ये जो होता है ये दोनों के डुअल नेचर में ही ये होता है। इट प्रोड्यूस द फर्स्ट शुगर विच इज़ 2 कार्बन कॉल्ड फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और जो फर्स्ट शुगर जो इसका प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड विच प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, जो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होता है दैट डिलेज द फॉर्मेशन ऑफ PGA एंड दस द शुगर कंसनट्रेशन इज रिड्यूस। और ये जो है इससे जो कंपाउंड जो बनता है सीरीज बनता है उससे फॉर्मेशन होता है PGA का, और उस वजह से क्या होता है शुगर का जो कंसनट्रेशन होता है वो घट जाता है। थ्रू एपेरेंटली इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, इट इज़ ऐसे बोल सकते हैं तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है। इट इज़ सम वाट यूजफुल बिकॉज इट जनरेट डिफरेंट एसेंशियल अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन serine, and also it maintains coordination between different organisms like chloroplast, microbody and mitochondria। तो ये जो है ये लेकिन यूज़फुल होता है कुछ पार्ट्स में बिकॉज ये बहुत टाइप के अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है और ये मेंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया को। C3 pathway, the C3 pathway is also called the Calvin cycle। C3 pathway को कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। इट इज़ ऑपरेटिंग इन द नॉर्मल फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स, और ये कोई भी नॉर्मल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है उसमें ये ऑकर हो जाता है। इट ऑकर्स इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्टिड एंड द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड PGA। और ये जो है ये ज़्यादातर स्टोमा में क्लोरोप्लास्टिड के जो स्टोमा है उसमें होता है, और इसका जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है जिसको हम लोग PGA बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। द फिक्शन ऑफ CO2 इज़ ब्रॉट अबाउट बाय RUDP कार्बोक्सिलेज। और जो फिक्शन होता है CO2 में वो हम लोगों को मिलता है RUDP कार्बोक्सिलेज से। C4 pathway, दिस pathway operates in certain temperature grasses like पेनिकम। और ये जो होता है ये ज़्यादातर छोटे छोटे ग्रास में होते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, और इसका टेम्परेचर जो होता है पेनिकम होता है। दिस लिप्स हैव अ टाइपिकल एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। इसमें एक लिप्स ये जो लिप्स होते हैं इसका अलग थोड़ा अलग टाइप के लिप्स होते हैं, इसीलिए इनको क्रेंज एनाटॉमी बोला जाता है। वेयर द क्लोरोप्लास्टिड्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। क्लोरोप्लास्टिड जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, विज मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट एंड द बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। द इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ PEP कार्बोक्सिलाइज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको फिक्स किया जाता है PEP कार्बोक्सिलेज के हेल्प से, जिसका नाम है फॉस्फोइनोल प्यूवेट कार्बोक्सिलेज। एंड द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है OAA। OAA इज़ रेडली कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड। और OAA जो है वो जब कन्वर्ट होता है तो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इट अंडरगोज कार्बोक्सिलेशन टू प्रोड्यूस CO2। और ये कार्बोक्सिलेशन में जाता है और इससे CO2 प्रोड्यूस होता है विच इज़ एक्सेप्टेड बाई RUDP कार्बोक्सिलेज 2। और इस वजह से RUDP कार्बोक्सिलेज जो है वो एक्सेप्ट करके तब CO2 बनता है। प्रोड्यूस द नॉर्मल फोटोसिंथेटिक 3 कार्बन प्रोडक्ट कॉल्ड PGA। और इससे 3 कार्बन प्रोडक्ट बनता है जिसको PGA बोलते हैं, जो मैंने आगे भी पढ़ा हुआ है। दिस ग्रासेस आर फोटोसिंथेटिकली मोर प्रोडक्टिव देन अदर प्लांट्स। और ये जो ग्रासेस होते हैं ये दूसरे प्लांट्स के तुलना में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। CAM pathway, the CAM pathway occurs in the plants belonging to plants of Crasulaceae
These plants are exhibiting reverse circadian rhythm, where the stomata remain open during night, closed during day. This involves night accumulation of malic acid, which gets decarboxylated during daytime, producing CO2 inside the plant body. Thus, photosynthesis can operate, keeping the stomata closed during daytime. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डे टाइम में खिलते नहीं हैं। आप लोग देख सकते हो कुछ फूल होते हैं, फ्लावर, वो जो डे टाइम में नहीं खिलते बट रात में खिलते हैं, और कुछ रात में खिलते तो दिन में नहीं खिलते। ये जो होता है ये CEM पाथवे के वजह से ही होता है। In addition to these four process, there are may be another process called C1 process, और इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। जो एक अलग प्रोसेस है वो होता है C1 प्रोसेस, विच इज़ ऑपरेटिंग इन द मिथेनोजिक बैक्टीरिया, और इसमें मिथेनोजिक बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। एंड द प्रोडक्ट इज़ मीथेन, और इसमें मीथेन होता है, विच में कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादातर देखा जा सकता है। सिंस मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस है, द मीथेन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल में ऑल्सो भी कन्वर्टेड टू मीथेनॉल, और जो मीथेन है वो जो बैक्टीरिया के सेल से कांटेक्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीथेनॉल में, विच में फिक्स विद द अदर फॉर्मेटेड प्रोडक्ट कॉजिंग टॉक्सिसिटी, और इस वजह से बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे टॉक्सिसिटी। नाउ दिस इज़ पार्ट 3 एंड दिस इज़ completed, and all the questions answer and your homework related to this part we will send in your WhatsApp. Thank you.